हाँ जी। सभी बच्चे बेटा हेडिंग बनाओ। और अगेन आपका एक टॉपिक डिस्कस करवा रहा हूं आप लोगों के साथ। हाँ जी। हेडिंग बनाइएगा सभी बच्चे, इंडेक्स नंबर। हाँ जी, सभी देखिए भाई प्लीज। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इंडेक्स नंबर। बेटा पेपर की वेटेज है 4 से 5 मार्क्स। अगर सीए फाउंडेशन है और 2 या 3 मार्क्स अगर सीएमए फाउंडेशन है। आधा हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात है। क्योंकि सीए फाउंडेशन का पेपर 100 नंबर का आता है और सीएमए वाला 50 नंबर का। मतलब सॉरी, 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे 100 नंबर का पेपर है, लेकिन क्वेश्चंस कितने आते हैं? 50। तो उस हिसाब से वो क्या हो जाता है, आधी वेटेज हो जाती है। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात बताऊं, ये एक आसान टॉपिक है। एक मिनट रुकना, कुछ ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत आ रही है। हाँ जी। तो भाई प्लीज देखो, दोनों तरीके से हमें मेहनत, हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। आपने अभी चैप्टर मेरे से पढ़ा, पीछे एक चैप्टर पढ़ा था सेंटर टेंडेंसी। इसका टेस्ट भी हुआ आपका। फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको? एपीजीपी। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ाया? डिस्पर्जन। आज क्या करवा रहा हूं? इंडेक्स नंबर। दोस्तों ये टॉपिक जो लाइन से करवा रहा हूं, इन टॉपिक्स में आपका कमांड अच्छा होना बहुत जरूरी है। सीए हो या सीएम में, इंडेक्स नंबर में से आज तक कितने ही साल हो गए, किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर ये वाला इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस काफी मुश्किल है। ठीक है। हालांकि सीए फाउंडेशन के अंदर पेपर में जैसा देखा गया, बच्चे काफी पजल दिखाई देते हैं, तो अपने आप में ही कंफ्यूज दिखाई देते हैं। और यस ऑफ कोर्स, उसके पीछे कोई पेपर रीजन नहीं है, तैयारी की कमी होती है, तो सब कुछ मिक्स सा हो जाता है। तो इतना अच्छा जज ही नहीं कर पाते कि क्वेश्चन कितने आए किसी टॉपिक में से, और कौन से टॉपिक के मुश्किल लगे, कौन से टॉपिक के आसान लगे। जैसे अभी अकाउंट्स का पेपर हुआ, तो एक जगह पे किसी और जगह की बात है, 20-25 बच्चों के बैच में से सिर्फ एक गर्ल का रिप्लाई ये था। मतलब अच्छा तो सबने बोल दिया कि अकाउंट्स का पेपर कैसा गया, अच्छा गया। ठीक है ना, वो 40-50 भी आ जाते हैं तो बच्चे अच्छा ही बोल देते हैं। ठीक है ना। लेकिन एक लड़की ने बोला कि सर, जो इस वाले टॉपिक का जो क्वेश्चन आया था ना पेपर में, वो आपकी बुक से था। इस वाले टॉपिक की ऐसी एडजस्टमेंट, मतलब काफी डिटेल में उसने बताया, पेपर को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करा, वो भी जस्ट 5 बजे खत्म, पेपर खत्म होने के जस्ट बाद। इसका मतलब उसे पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ रहा था कि क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या बताना है। तैयारी उसकी अच्छी थी।
वो पहले से भी पता था। लेकिन आप सोचो कि वो रिप्लाई किसी और का नहीं था, और भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको बराबर बराबर ही पढ़ाया गया था, लेकिन वो सबका रिप्लाई नहीं था वैसा। नहीं तो कुछ एनालिसिस उसने करा होता, कुछ एनालिसिस और बच्चों ने भी तो करा होता, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वही मैंने बताया कि पजल इसलिए होता है क्योंकि तैयारी में कमी होती है, तो फिर सब कुछ मिक्स सा हो जाता है वहां। तो अब मैं दोबारा से अपनी बात पे आ जाता हूं। मैं ये कह रहा था कि जो जो टॉपिक सब लाइन से करवाता जा रहा हूं, सेंट्रल टेंडेंसी करवाया, एपीजीपी करवाया, डिस्पर्जन करवाया, अब इंडेक्स नंबर करवा रहा हूं। इसके बाद के भी जो दो टॉपिक करवा रहा हूं, पहले मैं वो टॉपिक करवा रहा हूं जो कि आपके करने मैंडेटरी है। आप उनको ना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। जैसे कई बार कोई कोई टॉपिक के लिए बोल देता ना बच्चा कि मैं ये नहीं कर पा रहा, या कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होने को, तो बेटा सबका अलग अलग होता है। रीजनिंग की अगर बात करें, ब्लड रिलेशन है। एक ऐसा बच्चा भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास भी हो गया था और काफी मेहनत करता था, मतलब मार्क्स तो ऐसे बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, 60-65 आए थे मैथ्स में, बाकी सब में भी ऐसे से ही होंगे। क्या ज्यादा है? 60-65 ज्यादा है कह रहा है सर? 65 तुम बता रहे हो? अब देख बेटा, ऐसी भी तो लिस्ट होती है ना, 96, 92। तो फिर अगर मैं 65 वाले को ज्यादा बोलने लगा तो 96 बोलेगा, सीधा पीएमओ ऑफिस ट्विटर पे, सॉरी ट्विटर का नाम क्या हो गया, हाँ एक्स, तो उस पे लिखेगा कि मोदी जी कल से आप ऑफिस में नहीं जाओगे। कौन आएगा? मैं आऊंगा, क्योंकि हमारे सर ने बताया 65 बहुत ज्यादा होते हैं, और मेरे कितने आए हैं? 96। मोदी को ही हटा देंगे बेटा। तो खैर, वापस से अपनी बात पे आ जाता, तो मैं ये कह रहा था ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने, इनमें अगर आप थोड़ा सा भी इग्नोरेंट एटीट्यूड रखेंगे तो बेटा फिर पेपर क्या हो जाएगा आपका? क्रिटिकल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। हालांकि मैं ये भी कभी बढ़ावा नहीं दे रहा मेरी इन बातों से कि आपको सिलेक्टेड से टॉपिक करने चाहिए, भाई नहीं, बिल्कुल बड़ा हर एक टॉपिक पे जान लगाऊंगा, हर एक टॉपिक पे ताकत लगाऊंगा, और आपको भी हर एक टॉपिक करना ही होगा। लेकिन बच्चे, बैच के अंदर कई बार कुछ कुछ बच्चे भी मिलते हैं हमें जिनका जो मैथमेटिक्स का जो बेसिक होता है वो बहुत खराब होता है बेटा। तो वहां पे ना वो बच्चे, कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है जो नहीं कर पा रहे होते, तो अब जबरदस्ती उनका टॉर्चर करने की बजाय यही बोल दिया जाता है कि कोई बात नहीं, तो ये चैप्टर तेरे को दिक्कत आ रही है ना, कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दे, बाकी कर ले। तो ऐसा बोलना पड़ जाता। तो अभी लेकिन फिलहाल मैं जो टॉपिक करवा रहा हूं उनमें से अगर आप कोई भी थोड़ा सा भी नेग्लेजेंट एटीट्यूड के साथ करोगे तो फिर दिक्कत है बेटा। फिलहाल यहाँ पे जरा देखिएगा, इंडेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, और ये देखिए ज्यादा थ्योरेटिकल भी नहीं है, प्रैक्टिकल है सारा। और देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चे लिखेंगे इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर इज अ मेजर, इंडेक्स नंबर इज अ मेजर ऑफ फाइंडिंग प्राइस राइज। बेटा स्टैट्स में नोट्स जरूर बनाने हैं, या तो आप हाथ के हाथ लिख पाते हैं, और या फिर हाथ के हाथ कई बार ऐसा होता है ना, समझते वक्त हो गया, हुआ क्या, लिखना भूल गए, स्किप हो गया, तो मैं नोट्स व्हाट्सएप पे शेयर कर, तो अगर कोई कोई चीज स्किप हो जाए तो फिर वो बाद में आप स्पेस छोड़ के उतना आगे से कंटिन्यू कर दें, जिसको बाद में आप उसे क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन हाँ, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। फिर ये कौन बच्चा है? मुस्कान, आपका नेटवर्क इशू है, कभी स्क्रीन शो ना हो रही हो या कोई ऐसी और दिक्कत आए तो लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इंडेक्स नंबर इज अ मेजर ऑफ फाइंडिंग प्राइस राइज। अगर प्राइस राइज की बात करें तो बेटा जी आज के टाइम पे इन्फ्लेशन जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर वो फॉर्मूलाज होते हैं जो कि प्राइस राइज यानी कि इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। हालांकि
प्राइस राइज का मतलब सिर्फ इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ प्राइस राइज नहीं होता। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब हमारे खर्चे बढ़ जाए, और हमारे खर्चे बढ़ने के पीछे जो रीजन है सिर्फ प्राइस नहीं होता बेटा। अगर गर्मियों में या पिछले महीने तक भी अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल 10,000 15,000 अगर आ रहा था महीने का, और वो इस बार 7-8 हजार रुपए आया है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई है? नहीं। सबको पता है क्या हो गया, कंजम्पशन कम हो गया, एसी कम चल रहा है अब थोड़ा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इन्फ्लेशन जो वर्ड है उसके अंदर दोनों चीजें होती हैं। आपका प्राइस राइज भी होता है, और इंक्रीज इन कंजम्पशन या डिक्रीज इन कंजम्पशन भी किसमें, आपका इन्फ्लेशन में आता है। लेकिन इन जनरल जब भी इन्फ्लेशन बोलते हैं तो बेटा जी आपका इन जनरल क्या सोचते हैं हम, प्राइस राइज, ठीक है ना। जबकि इन्फ्लेशन में दोनों बातें, प्राइस इफेक्ट भी और क्वांटी इफेक्ट, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर में भी दोनों बातें ही पढ़ाई जाएंगी, प्राइस इफेक्ट भी और क्वांटी इफेक्ट भी। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर जो है वो सराउंडिंग किसके है, प्राइस राइज किसके है। तो इसीलिए मैंने बोला इंडेक्स नंबर इज अ मेजर ऑफ फाइंडिंग प्राइस राइज, दैट इज इन्फ्लेशन, ठीक है। बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे आपका टाइप्स ऑफ इंडेक्स, और इंडेक्स नंबर जो है इसके तीन टाइप है बेटा। एक है आपका प्राइस इंडेक्स, अच्छा चैप्टर है। और एक है आपका प्राइस इंडेक्स, एक है आपका क्वांटिटी इंडेक्स, और एक है आपका वैल्यू इंडेक्स। एक है आपका प्राइस इंडेक्स, एक है आपका क्वांटिटी इंडेक्स, और एक है आपका वैल्यू इंडेक्स, ठीक है। तीन तरीके के इंडेक्स है बेटा। प्राइस इंडेक्स जो है वो क्या बताएगा आपको, प्राइस इफेक्ट, कि यार प्राइस की वजह से आपके खर्चे बढ़ गए हैं। और जरूरी नहीं है हमेशा खर्चे बढ़े, कम भी हो सकते हैं अगर कोई चीज सस्ती हो जाए तो। क्वांटिटी इंडेक्स क्या बताता है आपको, क्वांटिटी इफेक्ट। और वैल्यू इंडेक्स जो होता है वो बेटा जी बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी इफेक्ट दोनों बताता है बेटा, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी इफेक्ट। दोस्तों एक बहुत जरूरी बात जो अभी बता देता हूं क्योंकि माइंड में है, फिर बाद में पता नहीं फिर दोबारा से कब एक मोमेंटम होता है बताने का, मिलेगा। तो यहां पे देखो, वैल्यू और एक्सपेंडिचर एक ही बात होती है बेटा। तो आज और आज के बाद अगर कभी भी वर्ड वैल्यू बोला जाए, समझ जाना किसकी बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की। और वैल्यू या एक्सपेंडिचर जब निकाला जाता है तो बेटा जी सबको पता होना चाहिए प्राइस को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, क्वांटिटी से। तो ये जनरल बात है, कहीं पे भी यूज हो सकती है, ठीक है। तो वैल्यू और एक्सपेंडिचर अलग अलग बात होती है, सेम बात, सेम बात। और वैल्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। डन हो गई बात यहां तक। दोस्तों प्राइस इंडेक्स के निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे अलग अलग लोगों की जो बेसिकली थ्योरी होती है वो अलग अलग होती है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे एक चीज होती है ना, टेबल होती है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, हाइट के हिसाब से वेट को मेजर करना। तो अभी कई साल पहले मैंने कहीं पे पढ़ा था ये आर्टिकल कि बीएमआई का जो फॉर्मूला चेंज कर दिया गया। जो पहले फॉर्मूला था वो अलग था, अब जो फॉर्मूला है वो अलग, मतलब लेट इट बी वेरी ट्रू, मुझे नहीं पता क्या फॉर्मूला है, बट ये पता है कि हाँ, ये आर्टिकल पढ़ा था कि पहले कहीं पे फॉर्मूला कुछ था, अब फॉर्मूला कुछ है। शायद पढ़ा भी हो आर्टिकल में भी पहले फॉर्मूला क्या था अब क्या है, लेकिन अब याद नहीं, मुझे याद नहीं। अच्छा, जैसे कई बार शुगर लेवल होता है, तो शुगर लेवल है, पहले एक टाइम था जब शुगर लेवल का अलग लेवल रखा जाता था कि इसके बीच में अगर शुगर रहेगा तो ठीक रहेगा। बाद में उसे क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो ऐसे चेंजेस आते रहते हैं, सबकी अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है।
तो अलग अलग ओपिनियंस आती है। तो ऐसे ही प्राइस इंडेक्स के भी बहुत सारे फॉर्मूला है और क्वांटिटी इंडेक्स के भी बहुत सारे। बेटा प्राइस इंडेक्स के जितने भी फॉर्मूला है उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक साइन है P01। क्या बोला मैंने? P01। और आपका जो क्वांटिटी इंडेक्स है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोलेंगे? Q0। बच्चे आपको शुरुआत मैंने प्राइस इंडेक्स से करनी है। और प्राइस इंडेक्स जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है P01 से, इसका मतलब होता है प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। आई रिपीट, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। कंपैरिजन ही तो करते हो। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? कंपैरिजन। पहले मेरा खर्चा क्या था, अब मेरा खर्चा क्या है, यही तो मतलब है ना? और प्राइस की वजह से कितना बढ़ गया। यहां पे आपको बता दूं कि बेटा दो दो चीजें होती हैं कंपैरिजन के लिए। एक होता है करंट ईयर, और करंट ईयर को बेटा यहां पे ना एब्रीवेट या रिप्रेजेंट किया जाता है या तो 1 से और या फिर एन से। तो मैं कभी करंट ईयर के लिए 1 भी यूज कर सकता हूं और कभी एन भी यूज कर सकता हूं। इसके अलावा दूसरा ईयर कौन सा होता है कंपैरिजन के नाम पे? बेस ईयर। और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ किससे? जीरो से। ठीक है ना? करंट ईयर का मीनिंग बता दिया, बेस ईयर का मीनिंग बता दिया। बेटा आपको बताना चाहूंगा कि आपका बेस ईयर का मतलब लिखो स्टैंडर्ड ईयर फॉर कंपैरिजन। बेस ईयर का मतलब होता है स्टैंडर्ड ईयर फॉर कंपैरिजन। हर किसी ईयर को बेस ईयर नहीं लिया जाता। बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें कोई अबनॉर्मेलिटी ना हुई हो। ठीक है ना? जिसमें कोई अब नॉर्मेलिटी ना हुई हो, ना कोई बाढ़ आई हो, ना सूखा पड़ा हो, ना कोई वॉर हुई हो। अब जैसे बीच में 2023 में के एंड तक और 24 के शुरुआत में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लिटरली फील हो रही थी महंगाई। बीच में बाद में थोड़ा सा डाउन भी आया और उसके पीछे रीजन था, पहले तो कोविड इफेक्ट था ही था। कोविड की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड इन्फ्लेशन बढ़ी। फिर वो जो रशिया यूक्रेन वॉर था उसका भी इफेक्ट था। जो वहां से एक रास्ता निकलता है, सी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं, सी रूट निकलता है, जिसकी वजह से जो सामान आना होता है वो सामान अब नहीं आ रहा और दूसरे रास्ते से घूम के आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा? महंगा। सीधी सी बात है, किसी इंसान के 1 रुपए ज्यादा खर्च होने लगे तो वो सीधे कितने रुपए बढ़ा देता है? 5 रुपए। अगर होलसेलर ऐसे बढ़ाएगा तो फिर रिटेलर आते आते वो सीधे पता चला 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए बढ़ जाते हैं, चार चार गुना, पांच पांच गुना। ठीक है? तो यहाँ पे आपका 2000 बेसिकली 24 में थोड़ी महंगाई ज्यादा रही। तो एक मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया था कि जिस ईयर में वॉर भी हुई हो, क्योंकि अब ग्लोबली सब कनेक्टेड है, तो अगर कहीं कुछ होता है तो उसका इफेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पे पड़ता है। पहले जब इतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन नहीं था तब इतना ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो पड़ता है। खैर दोस्तों, बेस ईयर का मतलब है स्टैंडर्ड ईयर फॉर कंपैरिजन, एक ऐसा ईयर जिसमें कोई अबनॉर्मेलिटी ना हुई हो। अबनॉर्मेलिटी का मतलब आप समझते हो। ठीक है ना? ना वॉर, ना सूखा, ना बारिश। मतलब बारिश मतलब बाढ़ नहीं आनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, बाढ़ नहीं आनी चाहिए। क्या कह रहे? सुनामी? तू तो एक्सट्रीम पे चला गया यार। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन किससे किया जाता है। एक नॉर्मल ईयर से ही कंपैरिजन करना भी चाहिए। क्या 2020 को स्टैंडर्ड मान सकते हो कंपैरिजन के लिए? जिस ईयर में वो सैनिटाइजर जो 25 रुपए का होता था वो 100 रुपए का बिक रहा हो, और सामने वाला जिससे खरीद रहे हो 100 रुपए देने के बावजूद बावजूद भी एहसान दिखा रहा हो, तेरे लिए है बस।
वैसे मैं 125 का भेजता हूँ। क्या इसको कंपैरिजन के लिए ले सकते हो? ये कुछ ऐसा है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बेटा आपका नाम बताओ। शुभम। शुभम के घर वालों ने इसे भाई साहब खूब मारा, पकड़ पकड़ के ऐसे मारा जैसे चोर को नहीं मारते। मैं वहां पहुंचा, बीच बचाव किया। मैंने कहा क्या हुआ सर, क्या कर रहे हो इतना? पेरेंट्स को बोला क्यों मार रहे हो आप? कि सर हर समय पढ़ता रहता है। मैं खुद शॉक हो गया, मैंने कहा ये क्या बात हुई? मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं सर, क्या मतलब पढ़ता रहता है? कह रहे हाँ, हर समय सर किताब खुली रहती है इसकी, हर समय पढ़ता रहता है। कह रहे सर मैं आपको बताऊं, इसी के साथ के ही है, हमारी कॉलोनी में दो बच्चे हैं। कह रहे अभी से इसी की एज के हैं। शायद बड़े वाला भी इससे 2 महीने छोटा होगा। दो भाई है, बड़े वाला भी इससे 2 महीने छोटा होगा। कह रहे अभी से सर कमाना शुरू कर दिया। मैं सुन रहा था उनकी बात बड़े ध्यान से। मैंने कहा अच्छा। कह रहे कम से कम दोनों बच्चे 20-25 हजार रुपए रोज के कमाते हैं। एकदम से मेरे कान अलर्ट हो गए। मैंने कहा 20-25? मैंने कहा ये तो मुझे भी पता करना चाहिए। मैंने बोला, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या काम करते हैं सर? ऐसे ही पूछा। कह रहे सर चेन स्नैचिंग। मैंने कहा मतलब? कह रहे सर अभी बड़े वाले लड़के ने कहीं 4-5 लाख रुपए की बाइक खरीदी है, बड़ी तेज चलती है जी। कुछ स्नेचिंग में आसानी होती है ना। कह रहे डेली बच्चे सवेरे निकल के जाते हैं, शाम को तो एक दो फोन, एक दो चेन तोड़ के लेकर आते हैं। और मैं इससे कहता हूं कि बेटा कुछ सीख ले। कह रहा मैं तो पापा पढ़ूंगा। फिर मुझे गुस्सा आ गया सर आज। क्या किसी के मजाक कर रहा हूं बेटा, माइंड तो नहीं करोगे? कर भी लिया तो क्या कर लो, ठीक है। खैर मजाक कर रहा हूं बेटा, है? तो किसी के पेरेंट्स, नाम बस लिया वैसे कोई बात नहीं है, किसी के पेरेंट्स क्या कभी किसी ऐसे बच्चे से कंपेयर करते हैं? हर किसी के पेरेंट्स किससे कंपेयर करते हैं? शर्मा जी का लड़का तेरे ही साथ का है, तेरे कितने परसेंट आए, उसके परसेंट कितने आए। मतलब शर्मा जी का लड़का तो एक टैग है जो काफी सारे मीम्स बन जाते हैं। तो आप, पॉइंट मेरा आप समझ गए होंगे कि जब भी कंपैरिजन होता है किसी अच्छे बच्चे से कंपेयर किया जाता है, किसी इस तरीके के बच्चे से थोड़ी कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरिजन हमेशा किससे किया जाता है? एक स्टैंडर्ड ईयर से, और स्टैंडर्ड ईयर जिसके अंदर कोई भी अबनॉर्मैलिटी ना। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात सेटल हो गई है माइंड में कि बेस ईयर इज व्हाट? स्टैंडर्ड ईयर फॉर कंपेरिजन। और स्टैंडर्ड मतलब कोई अबनॉर्मलिटी ना। आई होप यहां तक बात समझ में आई बेटा आप लोगों को। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे देखते हैं दोस्तों। तो आपका यहां पे अगर मैं बात करूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और वो ये कि इंडेक्स नंबर, बेटा 1 मिनट रुकना बस। आप ये लिख लो बस, इंडेक्स नंबर इज अ यूनिट फ्री मेजर। एक कॉल जरूरी है, बस एक चीज लिख। हाँ जी। तो बेटा यहां पे अगर हम बात करें, तो मैंने क्या लिखवाया बेटा? इंडेक्स नंबर
इज अ यूनिट फ्री मेजर। बेटा आपने अभी एक लास्ट चैप्टर भी कुछ ऐसा ही पढ़ा है, जिसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज को क्या बोला जाता था, यूनिट फ्री। और यूनिट फ्री का मतलब क्या, कौन कौन से होते थे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ एमडी एंड सो ऑन। इंडेक्स नंबर इज अ यूनिट फ्री मेजर, या आई डॉट ई डॉट करके लिख देता हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। तो सुनो इसका मतलब क्या है बेटा, यार यहाँ पे प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, तीन टाइप के इंडेक्स बताए। आप इनमें से अगर कोई भी निकालोगे, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, कोई भी निकालोगे, तो बेसिकली आपका आंसर जो आता है वो किस में आता है, परसेंटेज में आता है। किस में आता है आंसर? तो आपका अगर जैसे प्राइसेस दे रखे हैं किलोग्राम में, रुपी पर किलोग्राम में दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, रुपी पर, तो आपका आंसर किलोग्राम के साथ नहीं आएगा, रुपी पर किलोग्राम के साथ नहीं आएगा, किस में आएगा, परसेंटेज। अगर प्राइसेस रुपी पर लीटर हो तो परसेंटेज में, रुपी पर मीटर हो तो परसेंटेज में। आपके प्राइसेस कैसे दे रखे हैं, इंडेक्स नंबर पे इस बात का कोई फर्क, इसीलिए बेटा इंडेक्स नंबर को क्या कहा जाता है, यूनिट। समझ गए बात को, पक्का, ठीक है। तो यहां पे आपका इंडेक्स नंबर जो है वो क्या है बेटा जी, आपका यूनिट फ्री मेजर, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले आपका, अब यहां पे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, फॉर्मूलाज ऑफ प्राइस इंडेक्स। दोस्तों बहुत हैंड फोल्डिंग रिक्वेस्ट है, जो जो चैप्टर अभी करवा रहा हूं वो साथ के साथ करते जाओ, तो बेटा एक एक बार में अटेम्प्ट निकलता है। ठीक है ना, तरीका है, तरीका है, आप लोगों का एक एक बार में पास होता है, फाउंडेशन इंटर एक एक बार में पास होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आपके थॉट प्रोसेस में भी क्या होनी चाहिए, मेच्योरिटी आनी चाहिए। क्योंकि देखो सही बताऊं, जैसे सीए की अगर बात करें, यार एक डेढ़ साल की मेहनत है, उसके बाद सीधा फिर क्या लग जाती है, आर्टिकलशिप। तो आप बहुत जल्दी ही प्रोफेशनल बन जाते हो, लेकिन वहां पे अपने आप को साबित तो करना ही पड़ता है कि हम इस लायक हैं, तो यानी कि फाउंडेशन लेवल और इंटर लेवल क्या करना पड़ेगा, क्लियर। सीएमए में बस ये होता है कि वो आर्टिकलशिप फाइनल के बाद कर सकते हो आप। फिलहाल देखिए, तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये एक डेढ़ साल बिल्कुल थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा आप। फिलहाल देखिए, मैं ना पता है क्या कर रहा हूं, जो फॉर्मूला जो है इंडेक्स नंबर के, फॉर्मूला बताने से पहले उनकी लिस्ट बता रहा हूं। तो ये देखो, आपका दो कैटेगरी है बेटा प्राइस इंडेक्स की। सबसे पहले एक तो है सिंपल, और एक है वेटेड। एक है सिंपल और एक है वेटेड। और सिंपल का दूसरा नाम क्या है, सिंपल का दूसरा नाम क्या है, अनवेटेड। ठीक है, अगर हम बात करें तो सिंपल में बेसिकली फिर दोबारा से दो कैटेगरी में आएंगे। एक होता है एग्रीगेट मेथड, एक होता है एग्रीगेट मेथड, और एक होता है आपका एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। एक होता है एग्रीगेट मेथड और एक होता है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में भी दो फॉर्मूले होते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। अच्छा ये मत सोचना फॉर्मूले बहुत सारे हैं, याद करवा दूंगा यहीं पे ही। क्या बोला, याद करवा दूंगा यहीं पे ही। और आपकी आज की क्लास में ही आधा चैप्टर क्या कर दूंगा, कंप्लीट। ठीक है, ये मैंने बताया एग्रीगेट मेथड, जिसको वैसे पढ़ने के लिए पता है क्या पढ़ोगे, सिंपल एग्रीगेट मेथड क्या पढ़ोगे, और इसको क्या पढ़ोगे, प्राइस रिलेटेड, बहुत बढ़िया। फिर वेटेड में भी बेटा दो कैटेगरी है, वेटेड में भी दो कैटेगरी है, अगेन एग्रीगेट मेथड
और यहां पे भी एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, तो एग्रीगेट मेथड में सबसे पहले मैं लिस्ट लिखवा रहा हूं, फिर उसके बाद फॉर्मूला बताऊंगा। लेस्पियर, आपने 11th क्लास में ही पढ़ा था ये सब, है ना? हाँ, लेकिन वहां पे बहुत ही प्लेन आता है, यहाँ पे थोड़ा सा उससे और अच्छा आ जाता है। लेस्पियर, उसके बाद होता है पास्चे, उसके बाद होता है फिशर। आपने बस पेपर 11th में ना लेस्पियर और पास्चे ही पढ़ा है, पहले दो पढ़े हैं बस। फिशर, तुम्हारा स्कूल अच्छे वाला था। ठीक है। क्या कह रहा, मैं स्कूल नहीं जाता था? अच्छा, तो यहां पे आपका लेस्पियर, पास्चे, फिशर, उसके बाद डॉर्बिश, बोलिस, इसके अलावा मार्शल, एजवर्थ। अरे, तुमने एल्फ्रेड मार्शल का नाम सुना है? उन्हीं की बुआ का लड़का है, मार्शल एजवर्थ। अब इधर देखो, तो यहां पे डॉर्बिश बोले, मार्शल एजवर्थ, उसके बाद बेटा जी आपका कैली, और आखिरी है आपका क्या, वॉल्श। बेटा, याद रखने के लिए, आसानी करने के लिए बता देता हूं, ये 7 फॉर्मूला। कितने फॉर्मूला है? 7। ठीक है, लेस्पियर, पास्चे, फिशर, डॉर्बिश बोले, मार्शल एजवर्थ, कैली और क्या, वॉल्श। ठीक है, ये 7 फॉर्मूलाज है जो बेसिकली आपका यहाँ पे है। 7 बोलने से ना थोड़ा सा क्या होता है, माइंड में सेटल होता है कि अच्छा 7 है, और ये याद रखने, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूंगा बस 7, ऐसा तो कोई नहीं बोलता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिमिटेशन सी आ जाती है कि हाँ बस 7 ही है। अच्छा, यहाँ पे एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में भी दो है, लिख लीजिएगा, अर्थमेटिक मीन और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, आप ये लिस्ट कंप्लीट करो, फिर फॉर्मूला शुरू करते हैं। कर ली कंप्लीट? ठीक है, मैं हाथ के हाथ आपसे फॉर्मूला बताता जाऊंगा और क्वेश्चंस करवाता जाऊंगा। ठीक है, और देखिए सबसे पहले, हो गया ना कॉपी? ठीक है, चलो सबसे पहले आपका पहली कैटेगरी, सिंपल एग्रीगेट मेथड। क्या बोला? सिंपल एग्रीगेट मेथड, सबसे पहला मेथड। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्राइस इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P01 से। मेथड का नाम कोई भी हो, रिप्रेजेंट P01 से करेंगे। बेटा, क्योंकि प्राइस इंडेक्स है तो ऊपर करंट ईयर प्राइस और नीचे बेस ईयर प्राइस लिख के कंपेयर किया जाएगा। ऊपर करंट ईयर प्राइस और नीचे बेस ईयर प्राइस लिख के कंपेयर किया जाएगा। और साथ के साथ एग्रीगेट है तो ऊपर सिग्मा और नीचे भी सिग्मा किया जाएगा। ऊपर सिग्मा और नीचे भी सिग्मा। एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है? सम। और क्योंकि आंसर परसेंटेज में आना है तो मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहला मेथड है आपका किसका? इंडेक्स नंबर का, सिंपल एग्रीगेट मेथड। लेकिन बेटा इस ना मेथड में कमियां हैं कुछ। कमियां क्या है, सुन लो, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। बेटा जैसे ना, आपको मैं कहता हूं कमोडिटी दे रखी है, और कमोडिटी लिख देता हूं ए, बी, सी, डी, बस 4 बहुत है। इसका प्राइस दे रखा है रुपी पर किलोग्राम, इसका प्राइस दे रखा है रुपी पर लीटर, इसका प्राइस दे रखा है रुपी पर मीटर, और इसका प्राइस दे रखा है रुपी पर डजन या रुपी पर पैकेट, ऐसे दे रखा है।
इनका बेस ईयर का प्राइस है और करंट ईयर का प्राइस भी गिवन है। ठीक है, ऐसे आपको दे रखा है। तो अगर आप सिंपल एग्रीगेट मेथड लगाते हो तो आप सबको साफ साफ दिख रहा है एज पर द मेथड आप बेस ईयर के प्राइस का क्या कर दोगे, टोटल, और करंट ईयर के प्राइस का क्या कर दोगे, टोटल, है ना, वो कंपेयर कर दोगे। यही तरीका है। लेकिन कुछ लोगों ने इस पे सवाल उठाया, और ऑफ कोर्स बेटा चीजें जो होती हैं वो क्या होती रहती है, बेटर से बेटर और बेटर होती रहती है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ पॉल्यूशन का जो मेजरमेंट है वो, मतलब पॉल्यूशन जैसे सुना होगा ना, BS5, BS6 सुना है ना। यूरोप के अंदर BS7 चलता है। क्या चलता है वहां पे, BS7। डीजल गाड़ियों को लेके यहाँ पे बहुत परेशान करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बैन ही कर दी एक तरीके से डीजल गाड़ियां। इनफैक्ट सही बताऊं तो जो ट्रैक्टर नहीं होते थे, ट्रैक्टर सभी ने देखे ही होंगे, बड़े वाले ट्रैक्टर भी दिल्ली के अंदर एक तरीके से बैन है, चोरी छुपे चल रहे हो तो, क्योंकि उनका भी जो इंजन है वो 2000 सीसी से ज्यादा होता है। और बल्कि अभी पीछे मर्सिडीज और ऑडी जैसी कंपनियों ने डीजल में निकालते हैं ना ये, उन्होंने कह दिया था कि अगर आप ये रूल ला दोगे कि 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां चलेंगी ही नहीं डीजल वाली, तो हम ये मतलब कंट्री ही लीव कर देंगे बिजनेस के तौर पे। फिर उन्होंने वो वापस से क्या करा, रिवोक करा। एक्चुअली क्या होता है, जितना ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड्स आते हैं ना तो गाड़ी उतनी ज्यादा महंगी होती चली जाती है। फिर तुम्हें पता है महंगी होगी तो लोग खरीदना, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे चीजें और बेटर होती हैं, इसलिए मैंने ये बात बोली। और कुछ लोगों ने बोला कि सर सिंपल एग्रीगेट मेथड में कमी है। मैंने पूछा कमी क्या है, कहता है सर सोच के देखो, एक इसमें दे रखा है रुपी पर किलोग्राम, बी किस में दे रखा है, रुपी पर लीटर, सी रुपी पर मीटर, डी रुपी पर पैकेट। कहता है आप इन सबके प्राइसेस को एक साथ टोटल कैसे कर सकते हो जिनका यूनिट ऑफ मेजर अलग अलग। कह रहे वो भी आप किसके लिए कर रहे हो, कंपैरिजन करने के लिए। कहता है सर कंपैरिजन हमेशा किस में होता है, दो बराबरी की चीजों में होता है। अगर वो कभी, मैं थोड़ा अदरवाइज एग्जांपल ले लेता हूं, कई बार बॉक्सिंग मैच होता है, बॉक्सिंग मैच में वेट दोनों जो कंपोनेंट्स, सॉरी, ठीक है ना, जो दोनों कैंडिडेट्स होते हैं उनका वेट कैसा होता है, बराबर। अभी वो देखो ना, याद आ गया बल्कि इस बात पे, वो क्या नाम था उसका, विनेश, विनेश है ना, हाँ विनेश ही तो था। उसको किस लिए हाँ मतलब किस लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था, 100 ग्राम उसका वेट ज्यादा था, जिस कैटेगरी में वो लड़ने के लिए जा रही थी वहां पे कितना, 50 किलोग्राम, पता नहीं ऐसे 50 किलोग्राम एक्सेप्टेबल था, उसमें उसका 100 ग्राम ज्यादा था, डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्योंकि ये सच बात है। आप एक बात बताओ, दो बराबरी के लोगों में ही तो फाइट करवाओगे। अब एक सूमो पहलवान को ले आओ, जो होते हैं शायद 150, 200, 250 किलो के हैं, और यहाँ पे हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, बेटा क्या नाम है, नाम भूल गए, नासिर। हम कह रहे नासिर कम ऑन, यू कैन डू इट। 150 किलो, 200 किलो के पहलवान ने हाथ भी पकड़ लिया, इसने कुछ कोई दांव पेच नहीं। यार बाबूजी जान से मत मारना बस। ये कंपैरिजन होगा, नहीं होगा। तो कंपैरिजन हमेशा किसमें होता है, दो बराबरी की चीजों में। तो यहां पे आपका, हमने कहा ठीक है सर, हम आपका पॉइंट समझ गए, ज्यादा एग्जांपल मत दो। हम समझ गए कि आपको ये प्रॉब्लम है कि ये मल्टीपल कमोडिटी का जो केस है, इसमें एग्रीगेट मेथड बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। इसीलिए बेटा एक नया मेथड चालू किया गया जिसका नाम क्या है, एवरेज ऑफ प्राइस। और यहां पे मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूं और जस्टिफिकेशन भी देता हूं। लेकिन पहले एक बार मीटिंग दोबारा चालू कर दूं, क्योंकि बोलते बोलते बीच में एंड हो जाएगी, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो